नमस्कार। तो मैं हूँ आपका पारुल दुबे और आप देख रहे हैं द लोकल रिपोर्ट। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे सुलेमान टाक जी जो कौंसल असेंबली के यूथ प्रेसिडेंट हैं। हम इनसे बात करेंगे आज। द लोकल रिपोर्ट इनसे डायरेक्ट बात करेगा। तो सबसे पहले सुलेमान जी, आपका स्वागत है द लोकल रिपोर्ट पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सर, जैसे कि अब केंद्र सरकार के द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा है, अगली जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनको उठने नहीं दिया जा रहा, किस वे में आप देखते हैं इसको? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि प्रेशर क्या बना रहे हैं वो अलग चीज़, वो दुनिया देख रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि महंगाई यहाँ पहुंची है। आपका पेट्रोल, डीजल और गैस, पेट्रोल और डीजल अगर यहाँ पे हमें 26 रुपये में पहुंचता है रिफाइंड होके, और उस पर सेंट्रल टैक्स और ये क्या कहते हैं स्टेट का ये वेट लगाता है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाता है और स्टेट ये वेट लगाता है, कम से कम 62% एक्स्ट्रा बढ़ा के वो यहाँ दिया जाता है। और दूसरी गैस की बात मैं करूँगा कि गैस जो इन्होंने फ्री कनेक्शन दिए लोगों को, और इतने आंकड़े गिना रहे हैं, इतने आंकड़े कि हमने इतने गैस दे दिए लोगों को। तो अगर मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि आप ज़रा आज वो आंकड़े दिखाइए कि वो रिफिल कितने हुए। सिर्फ 10% लोगों ने गैस भरे। इस सरकार ने ये काम किया कि लोगों के, गरीब लोगों के किचन से राशन को गायब करके अपना सिलेंडर थमा दिया वहाँ। तो सर, अगर बात की जाएगी, हम यहाँ पे कांग्रेस जो यूथ है तो वो किस तरह से काम कर रहा है इन चीज़ों के ऊपर? यूथ कांग्रेस हमेशा उन लोगों के साथ खड़ा है। और यूथ कांग्रेस ये जो भी ये कानून ला रहे हैं या जो भी ये मुश्किलात लोगों के लिए कर रहे हैं, यूथ कांग्रेस शाना बशाना इनके साथ खड़ी है। मैं आपको बताऊं कि अब मुझे नहीं लगता कि लोग इनके बहकावे में आने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने लोगों से बहुत बड़े धोखे किए और ये लोगों के सामने नंगे हो गए। इन्होंने 2014 में कहा कि हम जनधन योजना में, जनधन खातों में 15-15 लाख रुपए डालेंगे, 2 करोड़ हर साल नौकरियां मिलेंगी। इन्होंने कहा कि हम जीएसटी को लगाएंगे, हमारी ये आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो जाएगी। इन्होंने कहा कि नोटबंदी करनी है ताकि काला धन वापस आएगा। यहाँ तक कि इन्होंने कहा कि लॉकडाउन में, कोरोना वायरस में आप ताली और थाली बजाओ, यहाँ से कोरोना वायरस भाग जाएगा। और ये सारा नंगा हो गया है इनका ये सरकार फ्लॉप हो गई है। ये लोगों ने इनको देख लिया है। ये कोई भी इनका झूठ अब सर चढ़ने वाला नहीं। इनका जो हाल ये पंजाब में हुआ है, जैसे पंजाब में पत्ता साफ हो गया है, वैसे इनका पूरे हिंदुस्तान में होने वाला है। सर, जिस तरह बाकी मीडिया ने, नेशनल मीडिया जो थी, नेशनल मीडिया ने इनका बढ़ावा किया और इसको दिखाया काफ़ी सरकार को, तो उस मीडिया के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? वो मीडिया आपने उनके देखे हैं, वो एडिटर इन चीफ जो भी उनके, वो तो यही है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो इन मंत्रियों के चैनल हैं, वो इनके वो स्टूडियो हैं, वो उन्होंने तो बोल। और यहाँ तक मैं आपको ये बताऊँ कि मुझे लगता है कि ये दुनिया जो हमारे हिंदुस्तान को किस नज़र से देखती होगी आज, जबकि यहाँ का हर व्यक्ति, यहाँ का किसान प्रोटेस्ट कर रहा है, यहाँ का मजदूर प्रोटेस्ट कर रहा है, यहाँ का डेली वेजर प्रोटेस्ट कर रहा है, यहाँ का मुलाजिम प्रोटेस्ट कर रहा है, यहाँ का कारोबारी प्रोटेस्ट कर रहा है, यहाँ तक कि यहाँ का मीडिया भी प्रोटेस्ट पे बैठा है गवर्नमेंट के खिलाफ। आप बताइए कि ये पूरे विश्व को क्या मैसेज दे रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं कि हमने हिंदुस्तान को, कि ये किस दिशा में ले रहे हैं। मुझे लगता है कि लोग इनकी चालों को समझ चुके हैं, लोग देख चुके हैं। तो आने वाले वक्त में लोग इनको वोट से जवाब देंगे। सर, सबसे पहले इन्होंने रोशनी एक्ट को ख़त्म किया। रोशनी एक्ट पे इन्होंने जिनकी ज़मीनें उनको वापस करने का वो किया। फिर अब इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स भी लागू कर दिया। तो इस पे क्या आपका राय रहेगी? वो रोशनी एक्ट जो इन्हें कहाँ गया वो, जब इनके अपने लोग वहाँ सामने आने लगे तो कोई बात ही नहीं हो रही है। और ये जो प्रॉपर्टी टैक्स, आप किस पे प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जा रहे हो? यहाँ आपने जम्मू कश्मीर को दिया क्या? जम्मू कश्मीर तो पहले ही आपने दफ़ा 370 हटाने के बाद यहाँ सारा बंद हो गया। यहाँ 6 महीने साल तो यहाँ सारा ये कारोबार बंद हो गया। और उसके बाद कोविड में, यहाँ लॉकडाउन में, यहाँ तो अभी भी वो कारोबारी अभी अपनी जगह नहीं पहुँचा। यहाँ का ट्रांसपोर्टर मुतासिर हो गया है और आप उन पे प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हो। उन टेलीविजन पे जिनको 40 साल हो गए, आपने उनको परमानेंट नहीं किया, जो 40 साल के बाद वापस जा रहे हैं अब, तो आप उनसे प्रॉपर्टी टैक्स लेने जा रहे हो। यहाँ तो जम्मू कश्मीर में तो है ही नहीं कोई इसके लायक जो आपको प्रॉपर्टी टैक्स देगा। ये तो गरीब स्टेट है। तो
अभी प्रॉपर्टी टैक्स पे आपका क्या रहेगा कि इसको वापस होना चाहिए, ये जो भी है? सरकार को ये प्रॉपर्टी टैक्स वापस लेना चाहिए। पहले तो हमें स्टेटहुड दें, पहले तो हमें इसके लायक ये इसके लायक बनाएं कि हम जम्मू कश्मीर रियासत के हैं। अभी तो हैं ही नहीं हम कहीं, तो किससे ये प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हैं? सर अगर बात करेंगे हम फार्मर प्रोटेस्ट जो काफ़ी बड़ा आंदोलन बन चुका है हिंदुस्तान का, तो उस पर आपका क्या मत रहेगा? ये जो काले कानून लाए हैं, 3 काले कानून, सरकार ये समझती है कि ये किसान जो है ये ज़मींदारी में अपने आप को मिट्टी में ख़त्म करके मिट्टी में इनको कुछ पता ही नहीं। लेकिन ये किसान है और इन्हीं किसानों की बदौलत तो ये हिंदुस्तान है, वरना यहाँ क्या है? और इन पे जब किसान कह रहा है कि हमें आपकी भलाई नहीं चाहिए, हमें आपका अच्छा नहीं चाहिए, ये ज़बरदस्ती क्यों दे रहे? क्योंकि ये किसान को पता है कि 2014 में ये अच्छे दिन भी दिखाने जा रहे थे और ये इसके जो बिल लाए इसमें अच्छाई कितनी है। और ये मैं आपको बताऊं, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। मैं आपको बताऊं कि ये एक तारीख गवाह है, ये एक हिस्ट्री रहेगी कि हिंदुस्तान का किसान आज तक इतना लंबा प्रोटेस्ट नहीं किया है। होता था, पिछली सरकारों में भी होता था 10 दिन 20 दिन, और सरकार जाके उनसे बात करती थी, जो भी मसले होते थे उनको बातचीत के जरिए हल किया जाता। लेकिन इस दफ़ा 5 महीने होने जा रहे और सरकार टस से मस नहीं। ये इतनी हठधर्म सरकार, ये इतनी तानाशाह सरकार उनकी बात सुनने के लिए राज़ी नहीं है। हालांकि ये वो किसान हैं कि जो हिंदुस्तान के अंदर रह के हिंदुस्तान को पाल रहे हैं, और इनके लड़के, इनके परिवार के लोग सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं और उनसे ये सरकार लड़ रही है। ये तो शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए इस सरकार को कि अभी भी नहीं ये समझ रहे हैं। सर जम्मू कश्मीर में फिर भी क्यों वोट ज़्यादा उन्हीं की तरफ है? वो तो आपने देख लिया। देखो आपको मैं बता, आप शायद ये डीडीसी इलेक्शन की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट नहीं की थी, इन्होंने रिजल्ट अपना तय किया था। जैसे इन्होंने टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बनाई थी, मैं आपको बताऊं कि पंचायत को यहाँ से उठा के चौथी पंचायत में डाला था इन्होंने अपने डिलिमिटेशन हुई। जो डिलिमिटेशन इन्होंने की थी, इन्होंने अपने हिसाब से रिजल्ट बनाया था, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट नहीं की थी। तो फिर भी भाई इन्होंने यहाँ इतने कानून लाए, इन्होंने दफ़ा 370 को हटाया, इन्होंने 35A को हटाया, इन्होंने कहा हमने जम्मू कश्मीर के लोगों को राज़ी कर दिया, फिर क्यों 205 सीटों से ये हार गए? वही तो 75 सीटें इनको आई। भाई मेजॉरिटी तो उन लोगों की रही ना जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को निगलेक्ट किया, उन्होंने तो धत्कार दिया भारतीय जनता पार्टी को। सर देखा जाए तो जम्मू के लोगों ने काफ़ी समर्थन दिया था बीजेपी पार्टी का, लेकिन फिर भी उन पे ईस्ट 1962 जो एक्ट था वो लगा, जिसमें जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर जो डिस्ट्रिक्ट्स थी इनमें साफ साफ कहा गया था कि 1962 एक्ट इन पे लगेगा ईस्ट कंपनी का। तो जो उनकी ज़मीनें यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए कंपनीज़ को ज़मीन खरीदी वो ले सकते हैं। तो इस पे जी मैं आपको ये बताऊं कि ये सरासर ड्रामा है। जम्मू के लोग भी इस चीज़ को समझ चुके हैं। आप जम्मू में तो भारतीय जनता पार्टी की असेंबली में सीटें आई थी ना, वहाँ के तो एमएलए थे ना, तो आज इलेक्शन करा के देखें ना, आज इलेक्शन करा के देखें। आज ही जम्मू में ही तो प्रोटेस्ट हो रहा है ना, जम्मू में ही तो इनके खिलाफ लोग सड़कों पे उतरते हैं ना। मैं कहता हूँ कि लोग इनकी नीयत को भी समझ चुके हैं, इनकी नीति को भी समझ चुके हैं, और आने वाले इलेक्शन में इनको करारा जवाब दे देंगे लोग। ये इनके सिर्फ झूठे वादे थे, बिल्कुल झूठे, और ये साबित हो गए, ये साबित हो गए इनके झूठे वादे। आप देख लीजिए, मैं कहता हूँ कि कोई ऐसी एक स्कीम, एक योजना का नाम बताइए आपके जो डायरेक्ट पब्लिक के लिए। गैस सिलेंडर इन्होंने दिए, किसी कंपनी को फ़ायदा देना था, शायद डायरेक्ट नहीं दे सकते थे, उसके गैस सिलेंडर आए, लोगों को बांट दिए, उनको पैसे दे दिए। जो भी स्कीम इनकी आई है वो लोगों के लिए कुछ नहीं है, लोगों के लिए कुछ नहीं। लोग समझ चुके हैं इस चीज़ को कि ये सरकार जो है अडानी और अंबानी की सरकार है, क्योंकि वो पैसा देते हैं, लोग तो वोट देते हैं, लोगों के पास वोट है, नोट तो वो लोग देते हैं ना, और इनके तो काम करना उनके इशारे पे, जैसे वो उन्होंने खर्चा किया इनकी सरकार बनाने में। तो चलो सर, लास्ट पे भी आपका क्या मैसेज रहेगा आवाम के लिए? जी मैं आवाम के लिए मेरा ये मैसेज है, मैं खासकर यूथ के लिए, कि आप रोड से पहले, कॉलेज से पहले, हॉस्पिटल से पहले एक चीज़ ज़रूर करना, हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मजबूत करना। क्योंकि
बहुत शिकारी आपकी ताक में हैं, कब इस पे वार करेंगे और हमें ये कमज़ोर करेंगे। मैं सबसे पहले यही गुजारिश करूंगा कि हमारा भाईचारा मजबूत होगा और हमें सब कुछ होगा, हमें रोड भी मिलेगा, हमें कॉलेज भी मिलेगा, हमें हॉस्पिटल भी मिलेगा, क्योंकि ये कोई कसर नहीं रखेंगे हमें तोड़ने में। आपको याद होगा ये क्या बोला था मोदी जी ने लाल किला से कि ना देश को बिकने दूंगा ना देश को टूटने दूंगा, और ये तोड़ भी रहे हैं। बिक तो गया है, ये दुनिया जानती है आज हिंदुस्तान के पास क्या है। तो तोड़ भी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम से तोड़े, ये मतलब ये कोई कसर नहीं रख रहे हैं हमें ये तोड़ने की। इनकी कोशिश यही है कि ताकि इनका फ़ायदा है, इनका फ़ायदा उसी में है कि हम आपस में झगड़ते रहें। लेकिन लोग समझ चुके हैं, लोगों को पता लग गया है कि अब इलेक्शन जो होगा, अब जो वोट मिलेगा वो काम को मिलेगा। जो इनकी राजनीति वो खाली बिजनेस है, बिजनेस है बिजनेस। अब जो वोट मिलेगा वो काम को मिलेगा। हो गया वो दफ़ा 370 भी हो गया, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर भी हो गया, अब तो वोट काम को मिलेगा। अब जो काम करेगा वोट उसी को मिलेगा। शुक्रिया हमारे साथ बात करने। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे आईएनसी से यूथ प्रेसिडेंट सुलेमान टाक जी। तो इन्होंने अपने व्यूज़ हमारे सामने रखे, किस तरह से कि बीजेपी की सरकार में किस तरह से महंगाई बढ़ चुकी है, उस पर कुछ सवाल इन्होंने उठाए। तो मैं आपको रिपोर्ट देता रहूँगा। मैं पारुल दुबे, द लोकल रिपोर्ट से।